और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। परिवारवाद को लेकर शुरू में अध्यक्ष जी ने बहुत बड़ा बयान दिया था, प्रदेश अध्यक्ष जी ने। बिल्कुल। क्या रहेगा इस मानक इस चुनाव में? देखिए, पार्टी चुनाव हमेशा मजबूती से लड़ती है, ये बात भी सही है। जो ऊपर से तय होगा उसको साक्षरता हम सब लोग नीचे फॉलो करेंगे। जो रूल बना है उस रूल को हम सभी लोग, जनप्रतिनिधि हो, कार्यकर्ता हो या बूथ तक का हो, उसको साक्षरता उसको फॉलो हम सब लोग करेंगे। जो ऊपर तय किया गया हम सब लोग उसको मानेंगे। परिजनों को टिकटें मिलेंगी? क्या परिजनों को टिकटें मिलेंगी? किसको? नेताओं के परिजनों को टिकटें मिलेंगी? ऐसा आप कह रहे हो? नहीं, हम वही सवाल पूछ रहे हैं। अध्यक्ष जी ने शपथ लेने के बाद पहली बार कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहली बार कहा था कि परिवारवाद जो है इस बार नहीं चलेगा टिकटों में। हमारी पार्टी परिवारवाद के दम पर नहीं चलती है। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं के दम और टिकट का बताइए। और उन्हीं को ही देखकर हमेशा चुनाव लड़ती है और उन्हीं को ही आगे किया है। आप देख लीजिए, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जिला अध्यक्ष भी हमारे विधायक बने, पहली बार। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। हमारे रामकेश निषाद जी जिला अध्यक्ष, कभी कोई जिला अध्यक्ष इस बात पे कभी सोचा नहीं होगा कि हाँ कोई मंत्री भी बन सकता है। हमारे आप सभी को आप देख लीजिए। नहीं, टिकट के लिए मानक बता के जाइए। तो क्या है, उस पे ही तो बता रही हूँ मैं। आप पर्टिकुलर किसी और विषय को अगर आप नहीं, वही अध्यक्ष जी के बयान को आगे बढ़ा रखी है। मैंने बताया ना, हमारी पार्टी परिवारवाद के खिलाफ हमेशा रही है। जीत ऊपर होती है, लेकिन कार्यकर्ताओं के मान सम्मान, उनके मनोबल, उनकी कार्यशैली सर्वप्रथम प्राथमिकता है। अच्छा, नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। निकाय चुनाव को लेकर के रोज सरगर्मियां बढ़ रही हैं और आरक्षण का इंतजार है, लेकिन दावेदारों ने अपनी पूरी सक्रियता अपने अपने क्षेत्रों में दिखा रखी है और तैयारी, जो जनसंपर्क के अभियान है वो चल रहे हैं। अभी से सारी चीजें शुरू हो गई हैं और माना ये जा रहा है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में बाद आरक्षण की घोषणा हो जाएगी और विधिवत चुनाव का शंखनाद हो जाएगा। इस बीच हम लोग समय समय पर चुनाव से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न बयानों पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी माहौल शहरों में बन गया है। शहर की सरकार बनाने के लिए नेताओं के दौरे हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो बाकायदा प्रभारी नियुक्त हो गए हैं हर नगर पालिका, नगर पंचायत में, और उसी के अनुसार जो कार्य योजना है वो भी आगे गति पकड़ रही है। कांग्रेस ने भी प्रभारी नियुक्त किए हैं और आवेदन मांगने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दूसरी राजनीतिक दलों में लगभग यही स्थिति है, प्रभारी सारी जगह बना चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद में तुरंत बाद जो पहला बयान दिया था उसमें ये बात बहुत साफ करी थी कि जो निकाय चुनाव है उनमें परिवारवाद को हम बढ़ावा नहीं देंगे। नेताओं के जो रिलेशन मंत्री प्रियंका रावत का भी दौरा हुआ, उसमें उन्होंने बड़ा घुमा फिरा करके इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की और कहीं स्पष्ट रूप से ये बात नहीं कही कि जो प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान है उस पर पार्टी कायम है और जो कार्यकर्ता हैं, जो पंचायत चुनाव में जो रणनीति पंचायत जो कार्यकर्ता हैं विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न पदों पर काम करते हैं, जिन्होंने सालों गुजारे हैं संगठन में, उन्हें टिकट देने में वरीयता दी जाएगी। ये बात उन्होंने बहुत पूछने पर, कुरेदने पर भी साफ नहीं की। मतलब साफ था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी जो पहली घोषणा की थी वो पार्टी के अंदर कहीं उस पर एक राय नहीं बन पाई है और जब टिकट के लिए जो जिताऊ उम्मीदवार है वो टटोले जा रहे हैं, तब ये स्थिति है कि नेताओं के परिजनों को भी टिकट देने पर विचार किया जा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो नेताओं के परिजन हैं, खासतौर से फर्रुखाबाद और क्षेत्र की बात हम करें तो जो नेताओं के परिजन हैं वो भी पूरी तरह से शक्ति प्रदर्शन में लगे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया के उनके पोस्ट हैं वो बता रहे हैं कि वो चुनाव मैदान में जा रहे हैं। ये सारी चीजें हैं जिनको बिल्कुल साफ संकेत लग रहे हैं कि जो पहले से जमे जमा नेताओं के परिजन है, खासतौर से जनप्रतिनिधियों के परिजन हैं, एमएलए और एमपीज के जो परिजन हैं,
वो भी इस चुनाव में टिकट मांग रहे हैं और पार्टी उनके आवेदन पर कहीं ना कहीं विचार कर रही है। तो साफ सा लग रहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी लाइन खींची थी, परिवारवाद से दूर रहने की बात करी थी इन चुनावों में, और इससे लगता था कि जो छोटे स्तर के कार्यकर्ता हैं, संगठन में सालों साल काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनको कहीं चुनावों में उनकी लॉटरी लगेगी, उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर उम्मीदवार बनाया जाएगा, उन्हें जिताया जाएगा। लेकिन प्रियंका रावत के दौरे और प्रियंका रावत के बयान के बाद में ये बात बहुत साफ लग रही है कि इस गाइडलाइन पर, इस क्राइटेरिया पर कहीं पार्टी के अंदर एक लाइन नहीं बन पा रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या परिवारवाद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में एक राय नहीं बन पाई है, या जिताऊ उम्मीदवार लग रहा है कि केवल जो नेताओं के परिजन हैं उन पे ही हो सकते हैं, कार्यकर्ताओं को जिताने के लिए माहौल नहीं बनाया जा सकता। ये सारी चीजें हैं जो चर्चा में रहेंगी और इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि परिवारवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप शुरू से लगाती रही है, हालांकि कांग्रेस सदस्य का इस बार चुनाव हुआ और इसके बाद में जो स्थितियां सामने आई उसमें कम से कम कांग्रेस अब ये कह रही है कि जो आरोप उन पर लगाए जा रहे थे उससे उस आरोप में दम नहीं था, उस आरोप में कहीं सच्चाई नहीं थी। और हमने जिस तरह से पारदर्शिता के साथ कांग्रेस सदस्य का चुनाव कराया है वो संगठनात्मक लोकतंत्र की सबसे बड़ी मिसाल बन करके सामने आई। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। 30 मिनट के अंदर ये चर्चा समाप्त होने वाली है और जैसा कि हम लोगों ने तय भी किया था, छोटे छोटे बयान, भले ही 2 राउंड 3 राउंड हो, लेकिन छोटे छोटे जवाबों को लेकर के ये चर्चा चलेगी। आज भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती श्वेता दुबे है, महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, और विवेक नारायण मिश्रा जी ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आलोक बिहारी जी भारतीय जनता पार्टी की का पक्ष रखेंगे और अनुपमा जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। ये पैनल है आज की इसका। और विवेक जी से ही शुरुआत करते हैं आज की इस चर्चा का कि जो लाइन है खासतौर से परिवारवाद को लेकर के जो इंगित किया जाता है बार बार, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपने पहले बयान में जिस तरह से एक बड़ी लाइन खींची थी और उसका स्वागत हुआ था पार्टी के अंदर, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसका स्वागत किया था और लग रहा था कि जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, सालों साल विभिन्न पदों पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनकी कहीं ना कहीं लॉटरी लगेगी। और होना तो ये चाहिए था कि प्रदेश अध्यक्ष की इस घोषणा के बाद में जो जनप्रतिनिधियों के परिजन हैं, नेताओं के परिजन हैं, उन्हें आवेदन ही नहीं करना चाहिए थे। हालांकि आवेदन की विधिवत प्रक्रिया भी शुरू ही नहीं हुई है, इसको काटा जा सकता है, लेकिन तैयारी है, संकेत हैं और जो बैठकें हो रही हैं उनमें ये संकेत दे दिए गए हैं कि किस किस का नाम पैनल में जाना है, किस तरह से पैनल बनना है, ये सारी चीजें हैं। तो ये स्थितियां बन सकती थी कि प्रदेश अध्यक्ष के बयान का स्वागत करते हुए जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सांसद विधायक हैं, उन्हें एक बड़ा दिल करना चाहिए था और ये कह देना चाहिए था कि भाई जो प्रदेश अध्यक्ष जी का फैसला है, जो प्रदेश अध्यक्ष जी का मन है, उसका हम सब लोग स्वागत करते हैं और हम इस फैसले में पूरी मदद करेंगे। जिसे भी उम्मीदवार बनाया जाएगा उसको जिता करके हम भेजेंगे और इस चुनाव से कम से कम अपने परिजनों को दूर कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। विवेक जी। भारतीय जनता पार्टी तो ये घोषणा वीरों की पार्टी है। यहाँ तो घोषणा करने में ये राष्ट्रीय स्तर से लेके ये तो प्रदेश नेतृत्व की आप बात कर रहे हैं, ये तो घोषणा करने में बहुत आगे रहते हैं। तो क्या क्या घोषणाएं हुई, अगर इस पे एक पूरा डिबेट रख दी जाए तो ये शायद घोषणा में और नारों में शायद नंबर 1 पे निकलेंगे देश में ये तो। और वैसे आप नैतिकता की बात कर रहे हैं कि जो सबसे बड़ी नैतिकता की दुहाई देने वाली पार्टी है ये, तो इनके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का जो पहला बयान था और जिस तरीके से उन्होंने संजीदापन से और उसको गंभीरता से बयान दिया था, उससे तो ये जो अनुमान आपने लगाया, ये सभी को ये अनुमान था ये। लेकिन ये चूंकि घोषणाओं में यकीन करते हैं और इनकी घोषणाएं भी ऐसी होती हैं जो एक होमवर्क से होती हैं, मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए।
जो अच्छी लगे और उन पे आप चर्चा करें, देखिए कितनी बढ़िया बात कही। तो ये मुद्दों से ध्यान हटाने वाली इस तरह की घोषणाएं करते रहते हैं। और जहां तक रही कि जो तैयारियां जिस तरह से हो रही हैं, जिस तरह की बात आ रही है, वो आपकी बिल्कुल बात सही है। और देखिए जिनको इन्होंने प्रभारी बनाया है, प्रियंका रावत जी, शायद हमारे भाजपा के साथी ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि जब इनका सांसदीय का टिकट कटा था तो किस तरीके से इन्होंने किस भाषा का इस्तेमाल अपनी पार्टी के लिए किया था, अमर्यादित स्तर पर जाके। ये वही प्रियंका रावत जी हैं। तो फिर उनको बाद में कैसे क्या करके अपने महामंत्री वगैरह बना के, तो ये आप देखिए, जहां तक इसकी बात कहते हैं आप हैं इनके परिवारवाद की, तो ये परिवारवाद, वर्मा जी आप देखिए कि ये परिवारवाद, ये तो बातें बहुत राष्ट्रीय स्तर से हो रही थी। और अगर उसका आप देखें कि क्या हुआ इनके राष्ट्रीय स्तर पे, अगर आप देखें तो, अगर आप इजाजत दें तो हम बता दें आपको ये कि राष्ट्रीय स्तर पे अगर आप देखें तो योगी जी का, जय शाह जी, पीयूष गोयल जी, धर्मेश प्रधान जी, अनुराग ठाकुर जी, राजनाथ जी और डिप्टी सीएम आपके तो महाराष्ट्र के, उसके बाद गोला गोकरणनाथ देखिए, अगर आ जाइए फरुखाबाद आ जाइए, छिबरामऊ आ जाइए, कायमगंज आ जाइए, तो ये सारी एक लंबी फहरिस्त है इनके परिवारवाद की है। तो देखिए जब वहां पे ये नहीं अपने बात पे राष्ट्रीय जो नेतृत्व इनका कहता है वो करता कुछ और है, तो मान लीजिए प्रदेश अध्यक्ष ने ये बात कह दी तो उसको लगा एक बार उनके कहने से कि शायद जुमला ना हो ये, लेकिन वो भी एक जुमला साबित हुआ। और रही बात इनके नैतिकता की आप करते हैं, तो आप देखिए कि ये कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे आपके जिला पंचायत में जो फरुखाबाद में हुआ वही कन्नौज में हुआ, जिसको निकाला और फिर को टिकट दी वो हारा और निकालना वाला जीता, उसको इन्होंने फिर अपने पास ले लिया। ये तो इस तरह की इनके यहाँ कोई चीज नहीं है। ये अभी मान लीजिए लड़ते भी हैं, हारते हैं, जो जीत जाएगा उसको फिर ले लेंगे। ये तो ये सारा कुछ इनका घालमेल सा है, इनकी कोई चीज स्पष्ट नहीं है। इन्हें तो एनी हाउ अपनी संख्या बढ़ानी है और सत्ता करनी है, तो इसलिए ये कोई इनकी घोषणाओं का कोई मतलब नहीं है इनकी। आलोक जी। शेखर भाई, पहली बात तो ये है कि अभी घोषणा हुई नहीं, अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। तो कयासों के आधार पर निर्णय कर लेना शायद हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। और दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि परिवारवाद को हम सब लोग कम करने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि किसी भी देश के या प्रदेश के विकास के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवारवाद जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बाधक है हर तरीके से। क्योंकि अभी तक, अब एक कहावत हमको याद आ गई, सूप बोले चलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। ये कांग्रेस के मुंह से बोल रही है कि परिवारवाद हम पर आरोप लगाएगी, नेहरू जी से लेकर के और राहुल बाबा तक। ये सब क्या चल रहा है? एक ही परिवारवाद पूरे राष्ट्र के क्षितिज पर छाया रहा 70 वर्ष तक। तो हमें ज्ञान ना दें तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन एक कुल मिलाकर के हम किसी पार्टी विशेष की तरफ से ना कह करके, हम अपने आदरणीय मोदी जी का जो एक सपना है, और हर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है, सोचता है कि कहीं ना कहीं परिवारवाद जब हावी होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति, चाहे वो पद पर हो चाहे राजनेता के पद पर हो, कहीं ना कहीं पक्षपाती हो जाता है। और जब पक्षपाती हो जाएगा कोई राजा या कोई अधिकारी, तो कहीं ना कहीं समाज का हित करने में वो समर्थ नहीं हो पाता। और अभी तक इसी प्रकार की गतिविधियां चलती रही। इसीलिए हमारे प्रदेश में, हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जो आपको उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं, कहीं गरीबी के, अशिक्षा के हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं ये सब कारण रहे हैं। तो अगर धीरे धीरे परिवारवाद की समाप्ति होती है तो ये शुभ संकेत है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी और आम जनमानस के लिए भी। और अभी निर्णय कर लेना ठीक नहीं है कि जनप्रतिनिधियों के जो परिवार के लोग हैं उनको टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाए, ये सिर्फ कयासबाजी है। हम ये चाहते हैं कि ये पहले निर्णय हो जाए, उसके बाद हम सब लोग इसकी समीक्षा करेंगे। और परिवारवाद
ये कोई निश्चित नहीं है कि परिवारवाद, अगर किसी व्यक्ति का कोई परिवार में अगर कोई राजनेता है और उसकी आगे आने वाली पीढ़ी अगर कर्मठ है, अपने बल पर समाज में सक्रिय भूमिका निभा करके अगर कोई आता है, तो उस पर परिवारवाद का आरोप लगाना ठीक नहीं है। हाँ, अगर प्लांट किया जाता है कि प्रधानमंत्री पद के लिए प्लांट कर दिया गया, अब घर में चौका चूल्हा करने वाले व्यक्ति को प्लांट कर दिया गया सांसदी के लिए और उसको सांसद बना दिया गया, ये परिवारवाद की श्रेणी में आता है। अगर कोई व्यक्ति अपने एफर्ट से, अपनी क्षमताओं के बल पर आया है, चाहे वो राजनीतिक घराने का व्यक्ति हो, चाहे समाज के किसी भी वर्ग का हो, उसको आगे आना चाहिए। उस पर परिवारवाद का दोषारोपण, क्योंकि परिवारवाद का अगर आप दोषारोपण करेंगे तो कहीं ना कहीं आप प्रतिभाओं का हनन भी तो करेंगे ना। कि एक व्यक्ति अगर आईएएस हो जाता है, अगर उसका बच्चा बहुत पढ़ करके आईएएस बनने की उस प्रक्रिया में है अपनी मेहनत के बल पर, तो अगर आप उस पर परिवारवाद का आरोप लगा देंगे तो कहीं ना कहीं ये उपेक्षा हुई ना। तो मेरा कहने का आशय ये है कि परिवारवाद ठीक लोकतांत्रिक व्यवस्था में थोपा ना जाए। अगर वो अपने संघर्ष के बल पर आता है तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे परिवारवाद का पोषण भी करती है जो अपने संघर्ष के बल पर समाज में अपना स्थान बनाता है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे सेवा के क्षेत्र में हो। लेकिन ऐसा इसका विरोध करती है कि जो थोपे जाते हैं, तो इसमें अंतर करना पड़ेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उमा जी, एक तो हम लोग कयास नहीं लगा रहे, जो प्रियंका रावत जी का बयान है आज से एक सप्ताह पहले का कम से कम, उसके बाद में बहुत स्थितियां, क्योंकि एक चीज होता ना कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री कहता हाँ भाई ये हमारी कार्यकारिणी में ये चीज तय हुई है, अध्यक्ष जी ने कहा था और इसका 100% पालन होगा, ये बयान का जवाब होना चाहिए। फिर उसमें इफ बट ये कयास नहीं। हम लोग आज प्रियंका रावत के बयान पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ लेट जरूर है, लेकिन चुनाव से जुड़ा मुद्दा है, चुनाव से जुड़ी उनकी बात है। हम लोग भी कहीं ना कहीं ब्रेक किए हैं बीच में एक बुलेटिन को, इसलिए उस पर चर्चा कर रहे हैं। वो कहीं इस तरह की लाइन सीधी सीधी नहीं है कि हाँ प्रदेश अध्यक्ष जी का जो बयान है, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी उस पर पूरी तरह से अडिग है और इसका पूरी तरह से पालन कराएगा, केवल कुछ परिस्थितियों को छोड़कर। ये जवाब इस तरह का होना चाहिए था लगभग। अनुपमा जी। जी, शुरुआत से मैं भैया भाजपा प्रवक्ता के बयान से ही करना चाहूंगी, क्योंकि वो खुद ही बहुत कंफ्यूज थे कि असल में क्या कहना चाह रहे हैं और क्या नहीं कहना चाह रहे हैं और क्या वास्तव में परिवारवाद है। इसलिए उन्होंने एक लचर सी परिवारवाद की परिभाषा रखनी चाहिए, जो उनके अपने ही जिससे उन्होंने शुरुआत करी कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, उसके विरुद्ध था बिल्कुल। वो तो चलिए बात अलग जाने दीजिए। बाकी जहां तक प्रियंका रावत जी के प्रभारी जी के बयान की बात है, तो इन्होंने बोला प्रश्न न देने की बात, जो कि सर्वविदित है, और बाद में ये खुद गड़बड़ाई। तो देखिए, बहुत विरोधाभास के साथ मेरी जानकारी जहां तक है और जितना मैं समझ पाती हूँ भाजपा बहुत ही विरोधाभास के साथ काम करता। और जैसा कि विवेक भाई साहब ने भी कहा था कि मुखर में कुछ और बोला जाता है और अंदर कुछ और होता है। तो मुखर में तो बोला कि परिवारवाद का विरोध, क्योंकि परिवारवाद का एक ये मोटो लेके चल रहे हैं, जैसा कि 15 अगस्त के अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी ने भी परिवारवाद का विरोध किया था, जबकि उनके खुद 11% सांसद जो हैं वो परिवारवाद के आधार पर ही बैठे। अब यहाँ पे ये लोग इस तरह से लचर परिभाषा देके या कुछ भी बोल के ये जताना चाहते हैं कि इनका परिवारवाद सही है या ये बहुत सही काम कर रहे हैं, लेकिन जो अन्य पार्टियों का परिवारवाद चल रहा है, माना मैं कांग्रेस में या सपा में या अन्य किसी पार्टी में, वो गलत है। तो ये इस तरह से परिभाषाएं नहीं होती है। मुझे समझ में नहीं आता। आलोक बिहारी जी तो जाने माने एक डॉक्टर भी अपने नाम के आगे लगाते हैं और अध्यापक हैं, उसके बावजूद इतने अजीब टाइप के उनके बयान आते हैं, तो मेरी समझ से परे है। और रही बात परिवार की, तो ऐसा आपने भी स्पष्ट किया, ये बात सच है और ये बात ये लोग भी जानते हैं, भाजपा वाले अच्छी तरह से, कि इनके सिटिंग विधायक के परिवार के लोग टिकट मांग रहे हैं, संभावना उनको मिलने की ज्यादा है कि भाजपा के किसी अन्य कार्यकर्ता। तो फिर परिवारवाद से आप कैसे बचेंगे? अब पुराना परिवारवाद आप फिर वही परिवारवाद
एक गाइडलाइन पहले तो बोल को टिकट नहीं देंगे, आगे बढ़ डाटा तैयार करवाया है कि भाई हमारा नंबर इस बार लग सकता है कि बात के विरोध में भाजपा टिकट देगी, बताया इसकी संभावना और ये ठीक यहाँ से ही स्पष्ट है कि भविष्य क्या है। श्वेता जी। सबसे पहले मैं अपनी पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता को परिवारवाद की परिभाषा बता दूं। पार्टी फॉर द पीपल, पार्टी बाय द फैमिली, ये है परिवारवाद की परिभाषा। और आप कांग्रेस और सपा वालों से ज्यादा बेहतर इसको कोई समझ नहीं पाएगा। पार्टी जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार वाले चला रहे हो, जिस पार्टी की सारी व्यवस्थाएं परिवारों के अतिरिक्त और किसी के ऊपर न रही हो, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के भाषण में भी मेंशन किया था। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जब वो बने थे तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि हम परिवारवाद का विरोध करते हैं, हम वंशवाद का विरोध करते हैं। इसलिए आगामी चुनाव में हम किसी विशेष परिवार, जो सांसद विधायक और उनके परिजन हैं, उनको खास परिस्थितियों में टिकट नहीं देंगे। अब यहाँ मैं फर्रुखाबाद की बात करना चाहूंगी। तो फर्रुखाबाद में परिवारवाद केवल बीजेपी में नहीं चल रहा है। हमारी जो वर्तमान पालिका अध्यक्ष हैं, पहले उनके पतिदेव थे, फिर 2 बार से वो लगातार हैं, और इससे पूर्व भी जो सपा के थे उनमें भी परिवार। तो यहाँ प्रियंका रावत जी का सारा परिवारवाद, मतलब इस परिवारवाद को खत्म करना भी है। और हमारे शीर्ष नेतृत्व से परिवारवाद का विरोध हो रहा है। तो अभी हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हमको अपने मन से ये नहीं सोच लेना चाहिए कि एक परिवार जो यहाँ का प्रबुद्ध राजनीतिक परिवार रहा है, उसी से राजनीतिक टिकट मिलने जा रही है। जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक आप भाजपा पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर जनता को ये इस बार फर्रुखाबाद में परिवारवाद का विरोध होना ही चाहिए, क्योंकि लगातार 25 सालों से हम परिवारवाद ही झेल रहे हैं। तो हम भाजपा का भी ना झेलें एक फर्रुखाबाद के नागरिक होने के नाते, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ये आप कहते हैं कि हमारी कथनी और करनी में अंतर है, लेकिन हम जो कहते हैं वही करके दिखाते हैं। अब मैं जरा आपको कांग्रेस के और फर्रुखाबाद के परिप्रेक्ष्य में ही जरा परिवारवाद बता देना चाहूंगी। श्री जाकिर हुसैन साहब, श्री सुल्तान आलम खान, खुर्शीद आलम खान, सलमान खुर्शीद और लुइस खुर्शीद, इससे बेहतर परिवारवाद का शायद कोई उदाहरण यहाँ पर मौजूद नहीं होगा। तो हम सबको मिलके ये जो स्वस्थ लोकतंत्र है, उसमें परिवारवाद एक खतरे की तरह है, इसका विरोध करना चाहिए। हम सब राजनीतिक बाद में है, पहले हम फर्रुखाबाद के नागरिक हैं। जो व्यक्ति फर्रुखाबाद का सर्वांगीण विकास कर सके, फर्रुखाबाद में 25 सालों से जो गिरावट आती है कुछ उन्नति कर सके, उसको हम वोट करें। और आज हमारा लक्ष्य भी यही बात करना है, ना कि पूरे देश के परिवारवाद पे बात करना है। हम प्रियंका रावत जी के बयान पर बात कर रहे हैं। प्रियंका रावत जी ने भी स्पष्ट नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने इसको वो भी नहीं कहा है कि हम टिकट किसी परिवार विशेष को ही दे रहे हैं। उन्होंने तो ये कहा कि हमारी तो ये जो विचार मंथन और ये चलता रहता है, ये बीजेपी की सामान्य परंपरा है, ये हमारे यहाँ चलता ही रहता है, और हम उसको टिकट देंगे जो हमारा सबसे कर्मठ कार्यकर्ता होगा, जिसने क्षेत्र में काम किया होगा और जो बहुत सालों से भाजपा के लिए कार्य कर रहा होगा। तो ये कयास लगाना कि क्या सिर्फ एक परिवार ही भाजपा के लिए कार्य कर रहा है, तो ये मुझे कुछ हास्यास्पद लग रहा है। अभी ये फाइनल नहीं है, पहले हम आरक्षण आ जाए, टिकट मिल जाए, उसके बाद अगर ऐसा होता है तो हम फिर से बहस करेंगे इस विषय पे, और हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल श्वेता जी, मैं 1 मिनट बोल लूं भैया। आपने बहुत खूबसूरती के साथ जाकिर हुसैन जी से लेके लुइस खुर्शीद तक का गिना दिया। अब मैं भी थोड़ा गिना दूं।
द्विवेदी जी, प्रियांशु दत्त द्विवेदी जी, अनीता द्विवेदी जी, सुधांशु दत्त द्विवेदी जी, भास्कर दत्त द्विवेदी जी, शहर के मुख्य भाजपा के पदों पर यही लोग बैठे हैं। तो इसे क्या परिवारवाद नहीं कहेंगे? भाजपा का सबसे हास्यास्पद जो चरित्र है वो यही है कि दूसरे पे आक्षेप लगाते हैं बिना इस बात को देखे कि जब आप उंगली उठाते हैं सामने वाले पे तो तीन आपकी तरफ होती हैं। आप मतलब आप करो तो हम करें तो सही, गलत इस मानसिकता से उभर जाइए। आप पढ़े लिखे लोगों की तरह बैठ किया, बड़ा अजीब सा मुझे लगता है इस तरह की आप बात करती हो। परिवारवाद, एक मिनट श्वेता जी, ये बताइए मुझे, यहाँ पे फिर वही बात मैं बार बार कहती हूँ परिवारवाद के नाम पे, जो परिवारवाद की आपने परिभाषा बताइए, परिवारवाद की वो परिभाषा नहीं है। आलोक बिहारी जी ने भी अपनी ही भाजपा के स्पष्ट कर दी है कि अगर व्यक्ति उसमें लायक होगा तो वो लायक होगा तो लीजिएगा। के बाद अखिलेश पार्टी हमारे अच्छी तरह से संभाल पा रहे हैं, पार्टी बच्चे की जाएगी, उनका अपना क्राइटेरिया है और उसमें परिवार के हमेशा तो DCI चेंज कर दिया DCI का, उसी तो वो बनना है वहीं पे, जबकि एक के बाद दोबारा रिपीट नहीं हो सकता है। आपने पूरा उसका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया ताकि अगली बार भी जैसा ही जो है वो बन के आए और कोई दूसरा अध्यक्ष ना बन पाए। मतलब हद होती है आप लोग बदल दो। अब प्रियंका रावत जी ने ऐसा कहा भी है और नहीं भी कहा है, तो अरे एक बात बोलिए ना कि कहा है कि नहीं कहा। मतलब परिवारवाद में टिकट नहीं देंगी कि नहीं देंगी, अगर नहीं देंगे तो नहीं देना। फिर प्रियांशु दत्त द्विवेदी जी तो 2 दफा संभाले हुए हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और वो MLC भी। कौन से परिवारवाद का विरोध कर रही हो? सलमान खुर्शीद अगर खुर्शीद आलम खां के बाद यहाँ के सांसद बन जाते हैं, जनता उन्हें बना के भेजती है, तो वो विरोध है, वो गलत है। और आपके भाजपा उन्होंने सरेआम इलाहाबाद के मंच पे अपने चाचा का नाम दिया था राजनीतिक गुरु बोलते हुए। पता नहीं कौन से आप लोगों के विचार चलते हैं परिवारवाद के बारे में। एक तरफ एक मखौल बना के रखा हुआ है हर चीज का। हिंदी के शब्द बोलो, हम परिभाषा दें तो सही, और जो अभी तक की जारी परिभाषा है वो गलत। जी देखिए, सबसे बड़ा लगता है आज ये डिबेट से बात निकल के आई, 6 मिनट रह गए के साथियों ने डिबेट के विषय को चैलेंज कर दिया अपने अपने तरीके से। दोनों लोगों ने ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कयास की यहाँ कोई बात नहीं। दूसरा, मुझे लगता है कि भाजपा अपने आप में इतनी विरोधाभासों से घिरी हुई है, इतनी कंफ्यूज्ड है, और एक तरफ दूसरी तरफ जनता को गुमराह करने वाली बात करते हैं। आपने मोदी जी का भी जिक्र किया कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा, लेकिन अभी हमने आपको लंबी फहरिस्त गिनाई कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने नाम गिनाए, योगी जी के बड़े प्रमाण हैं। भाई साहब, हमारे पास भी बहुत लंबी लिस्ट है, कहिए तो अभी सुना दें। हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं डिबेट इन विषयों पर। कांग्रेस ने किया या बसपा ने किया, आप अपनी आपने आज एक्सेप्ट कर लिया ना कि आप परिवारवाद का विरोध नहीं करती हैं। बस ये आज का डिबेट का मकसद पूरा हो गया। अगर आप परिवारवाद का विरोध नहीं करती हूँ। बेहतर किया, आप ये बताइए। आप ये नहीं बताते हैं कि हमने क्या अच्छा किया, हमने ऐसा नहीं किया। आप ये न कह के आप दूसरे की बात करते हैं। ये भाजपा की सबसे बड़ी एक जनता को भाई साहब, हम तो कह रहे हैं कि हम परिवारवाद के विरोधी हैं। अगर टिकट मिलता है तो दोबारा बहस करेंगे। आप बैठिएगा, हम भी होंगे, आप भी होंगे। ठीक है, हम कहाँ कह रहे हैं कि हम नहीं बैठेंगे या हम मुंह छुपा रहे हैं। आपके पास कहने को कुछ नहीं है, आप बात बस गोल गोल घुमाते हैं। हम स्पष्ट जवाब दे रहे हैं ना कि हम परिवारवाद के विरोधी है और किसी परिवार विशेष के व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगा। आपके आपस में दोनों लोगों के भाजपा के साथियों में ही विरोधाभास है। एक तरफ हमारे नहीं है, मैंने तो परिवारवाद की भाषा भी बता दी। अब सुन लीजिए, प्रोफेसर साहब ने आपके भाजपा के कहा कि ये लोकतंत्र है, यहाँ पे जैसो कांग्रेस कहती रही हमेशा कि लोकतंत्र में वही जीतेगा जिसको जनता के वोट मिलेंगे। उसी को प्रोफेसर साहब ने दोहराया कि ये परिवारवाद नहीं हुआ। तो परिवारवाद फिर क्या हुआ? अगर आपने योगी अपने मामा की कुर्सी ले ली, जीत गए तो बने वो परिवारवाद। व्यक्ति राष्ट्रीय नेता
जनता को गुमराह करने वाली बात करता है और कंफ्यूज तो है ही, विरोधाभास वाली बातें करता है। आप दोनों लोगों की बातों में कंट्राडिक्शन है ये। आप कहते हैं प्रतिभा का हनन होगा, आपके साथी ने कहा श्वेता जी कि इससे प्रतिभा का हनन होगा। अरे जो कर्मठ है उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, यही तो लोकतंत्र कहता है। लोकतंत्र में एमएलए या प्रधान कोई जब बनेगा और किसी बोलना समय समाप्त हो रहा होगा। हाँ बोलना है। सुनिए, एक मिनट मिश्रा जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। हाँ देखिए आदरणीय मिश्रा जी और हमारी बहन अनुपमा जी कह रही थी कि दोनों लोगों में विरोधाभास है। हमारा कोई भी वक्तव्य ऐसा नहीं है जो विरोधाभासी हो। मैंने कहा कि ये परिवारवाद थोपना नहीं चाहिए लोकतंत्र पर। एक तरफ परिवारवाद थोपा जाता है और अगर कोई परिवार का कोई व्यक्ति अपने एफर्ट से, अपनी ताकत के बल पर, अपनी कर्मठता के बल पर अगर कोई आता है तो उसे रोकना भी कहीं ना कहीं ये न्यायोचित नहीं होगा। ऐसी हम एक स्वस्थ परंपरा डालें। इसमें भाजपा और कांग्रेस और बसपा सपा की बात नहीं है। मैं जो सर्वसत्य है मैं उसको कह रहा हूँ। तंत्र बनाया और अभी हमारी अनुपमा बहन जी कह रही थी, देखो मैं बीच में नहीं बोला तो मेरी बीच में मत बोलिए। तो ये परंपरा तो हमारे अभी अनुपमा जी कह रही थी कि कम पढ़े लिखे लोग हैं। कांग्रेस का चरित्र उठा के देख लीजिए, भाजपा में उससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। जनता का मत ठीक है। तो मैंने कहा अगर कांग्रेस हमें ये बताए कि राहुल गांधी के अंदर प्रधानमंत्री बनने के कौन से गुण हैं, वो तो अगर जनता का विरोध नहीं होता तो आप तो प्रधानमंत्री उनका बना रहे थे। तो मैंने बेटे में बीसीआई का अध्यक्ष बनने के कौन से गुण हैं? मैंने पार्टी लाइन से हट के आपने नहीं, आपने शुरुआत में सबसे पहले अगर कोई अपनी प्रतिभा के बल पर आगे आ रहा है तो उसे रोकना भी ठीक नहीं, लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को थोपना भी ठीक नहीं। हाँ तो आप बात दोनों बातें कही, आपकी समझदारी में राहुल गांधी जी को अगर किसी पार्टी सर्वविदित ये नेता अपना मानते हैं तो उससे आप लोगों को तकलीफ है, लेकिन जय शाह जी का बेटा जो है वो अमित शाह जो है, जय शाह जो है वो बैठा हुआ है, आप उन्हें नेता तो आपको तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जिसके अंदर प्रधानमंत्री पद के लायक गुण ही ना हो, जो भारत की संस्कृति अस्मिता को जानने वाला ही ना हो, उसको आप प्रधानमंत्री बनाने पर तुले हुए हैं। और जिसको लाल मिर्च और हरी मिर्च में अंतर नहीं पता था, जैसे जो आलू से सोना पैदा कर रहा था उसको पता ही नहीं कि आलू से सोना कैसे बनता है, उसको आप प्रधानमंत्री बना रहे हैं। एक विदेशी महिला को आप प्रधानमंत्री बनाने का पीड़ा उठाए थे, जिसे ना भारत की संस्कृति पता है ना कुछ पता है। तो ये लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक जो कांग्रेस कर रही है ठीक नहीं है, और कोई भी पार्टी अगर ऐसा करती है तो ये ठीक नहीं है लोकतंत्र। मेरा कहने का सही है। के बेटे में कौन सी खूबियां वो तो बता दीजिए जिसकी वजह से उनको बनाया गया और सौरभ गांगुली हटा दिए गए, ये तो बताइए, इसका जवाब दीजिए आप। ये अगली बार डिबेट में बताएंगे, आज प्रियंका रावत जी का मुद्दा था। हाँ तभी तो चलिए अभी फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। जैसा श्वेता जी ने कहा कि जब तक सूची ना आ जाए तब तक इंतजार करना पड़ेगा, और हम इंतजार करेंगे। निश्चित रूप से प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद में हम फिर बैठेंगे। अगर ये मुद्दा कहीं न कहीं बड़ा होता है, कहीं न कहीं आगे बढ़ता है, तो हम निश्चित रूप से फिर बैठेंगे। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए आलोक जी का, श्वेता जी का, विवेक जी का और अनुपमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।